नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। जी मीडिया पर हमने बात की विकास की, भूख और गरीबी की, रोजगार की, लेकिन क्या शिक्षा के बगैर इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है? क्या शिक्षा के बिना आपको रोजगार मिल सकता है? भूख मिटाई जा सकती है? शायद नहीं। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा पर। क्यों होनहार बच्चों को देश में ही उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प नहीं मिलते? क्यों शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती? तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया का एजेंडा में आज इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। स्वागत कीजिए स्टूडियो में मौजूद हमारे पहले खास मेहमान, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ दिलीप चिनॉय का। स्वागत है दिलीप आपका इंडिया का एजेंडा पर। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे दूसरे खास मेहमान, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक और देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जेएस राजपूत। स्वागत है डॉक्टर जेएस राजपूत आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व राजनयिक और मौजूदा जेडीयू के राज्यसभा सांसद एनके सिंह। स्वागत कीजिए एनके सिंह साहब का भी। और साथ ही बीच बीच में हम चलेंगे इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रीतम सिंह के पास भी। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर राजपूत, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा देश में शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था को और उस व्यवस्था से किस तबके तक हम लाभ पहुंचा पा रहे हैं। इतना समय वहां बिताने के बाद क्या आप संतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप को? नहीं, पूरी तरह तो संतुष्ट शिक्षा में कभी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो भी नया समाज में होता है, समाज के बाहर होता है, उसको शिक्षा में लाना होता है और उसी के अनुसार लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं, आशाएं बढ़ती रहती हैं। तो शिक्षा एक गतिशील व्यवस्था है। तो एक तो पक्ष ये होता है। दूसरा ये है कि मैंने जो केवल ओवरसी नहीं किया है, मैंने कक्षाओं में पढ़ाया है, मैंने शोध किया है और उस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा अनुभव है कि हमने कई गलतियां की। जैसे 1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी कोठारी कमीशन के बाद, उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई थी कि 25% स्कूलों को हमें व्यावसायिक स्कूलों में 10 साल के अंदर परिवर्तित करना चाहिए। आज भी हम केवल 5-6% को ही कर पाए हैं। वो हमारी बड़ी कमी रह गई। उससे क्या हुआ? शिक्षा को जो रोजगार दे सकती थी, जो बेरोजगारी खत्म कर सकती थी, वो प्रभाव शिक्षा नहीं डाल पाई। एनएसडीसी के एंगल से हम बात करें, अगर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एंगल से अगर हम बात करें, तो जो बात वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि हमें असल में पता ही नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं एजुकेशन के जरिए। हम अभी तक एक रोड मैप ही नहीं बना पाए कि हम कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं और किस मकसद से देना चाहते हैं। नहीं, अगर आप देखें जो राजपूत साहब ने कहा था कि जो सिस्टम है उसमें एक तरीके से जो आगे जाकर के जो रोजगार में या वो शिक्षा को काम में लाने के लिए जो आपको सीखना चाहिए, वो एक तरीके से लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है इसको हम कहते हैं कि जो शिक्षा और रोजगार के बीच में फासला बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षा जो दिया जाता है वो किसी मकसद से दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम शिक्षा देते हैं रिसर्च करने के लिए, तो रिसर्च भी एक जॉब है, एक ऑक्यूपेशन है। तो इसलिए जो उसमें 3 चीजों की कमी है। एक जो है कि जो जितने लोगों को पढ़ाना चाहिए, जितने क्लासरूम चाहिए, जितने टीचर्स चाहिए, उसमें एक तरीके से काफी कमी है। दूसरी जो है, जो जैसे राजपूत साहब ने कहा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उसमें भी काफी अगर आप इंजीनियरिंग में देखें या कई स्कूल्स में देखें तो इंजीनियरिंग आईआईटीज तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें काफी परेशानियां हैं और कई 10 या 20% जो वहां से निकल के आते हैं उनको कोई नौकरी मिलती है। और तीसरा जो है, एक तरीके से जो रेलेवेंस है, जो उसको समाज के साथ कैसे
जोड़ सकते हैं। एनके सिंह साहब, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें कुल मिलाकर अंत में आकर नीति के लेवल पर रुक जाती हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार अगर ऐसा सोचेगी तो ये चीजें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। आप क्या सोचते हैं? आपके जैसे तो लोग ही गिनती के हैं पॉलिटिक्स में, जो कि इतने पढ़े लिखे हो और जो सोच के चल सकते हो कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका 15 साल बाद या 20 साल बाद असर क्या होगा? अब देखिए, मैं राजपूत साहब के विचार से सहमत हूं कि शिक्षा देना तो आवश्यक है ही, यह तो उत्तरदायित्व तो सरकार का है। पर जो विधेयक पास हुआ, जिसके आधार पर जिसे हम लोग राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कई खामियां रह गई। आप शिक्षा की बात शिक्षकों की बात के बिना नहीं कर सकते हैं। आप देखें आंकड़े जो हम लोगों के समक्ष हैं, उसके आधार पर आज भी लगभग प्राइमरी स्कूल टीचर्स में लगभग 8 लाख नए शिक्षकों का उनको नया लेना, उनको एम्प्लॉय करना और उन्हें प्रशिक्षण देना, यह एक बहुत बड़ा जवाबदेही है। इस जवाबदेही को नहीं निभा सकते हैं। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या आगे आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक झलक केवल आप जो पिछली बार एसर रिपोर्ट, जिससे कि राजपूत साहब जरूर पूर्ण रूप से अवगत होंगे, आप 2009 और 2012 की तुलनात्मक आप देखें तो गिरावट आई है। भले ही एनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आई है। वो आप देखें, अगले 5 वर्षों में राइट टू एजुकेशन बिल को पूरा करने के लिए लगभग 2,10,000 करोड़ राशि की आवश्यकता है। उसके तुलनात्मक वर्तमान वर्ष वित्त मंत्री केवल आधा राशि दे पाए, जो सर्वश्री शिक्षा अभियान के लिए आवश्यक है। चलिए सिंह साहब, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि छोटी क्लास में शिक्षा का स्तर गिरा है, आप तय कर पाए हैं आज तक शिक्षा के उसमें कि हम करना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ हम आज तक इस सोच से बाहर नहीं निकल पाए कि बच्चे के नंबर जितने ज्यादा बच्चा उतना होशियार, और दूसरी तरफ अब हम ये कहते हैं कि हम तो बोर्ड हटाना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि 4 साल 5 साल पहले तक तो राजपूत साहब 50% बोर्ड का रिजल्ट होता था तो लड्डू बटते थे, अब तो 99% को पार जाता है बोर्ड का रिजल्ट। तो इसको हम क्या माने? हमारी शिक्षा बेहतर हो रही है कि खराब हो रही है? ये कहना सही नहीं है कि हम जानते नहीं कि शिक्षा में क्या होना चाहिए। सभी जानते हैं क्या होना चाहिए। जैसे वर्तमान व्यवस्था में एक स्कूल होना चाहिए, हर बच्चा वहां जा सके, समय से स्कूल लगे, जितने अध्यापक अगर 4 चाहिए तो 4 हो, कहीं नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूं 70% स्कूलों में ये भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं। और ये 25-30 साल से हम कह रहे हैं। बिहार में लोगों ने शुरू किया कि जो अध्यापक नियमित रूप से जाता था वो अपनी जगह दूसरे अध्यापक को नियुक्त कर देता है। आज ये व्यवस्था सारे देश में चल रही है, सरकारें जानती हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जानते हैं, कोई इसको रोकता नहीं। अगर आपने 70 लाख अध्यापकों में से 20 लाख अध्यापक की पद खाली रखे हैं तो ये शिक्षा के साथ ईमानदारी तो नहीं कही जा सकती। तो समस्या यहाँ पर आ जाती है। उनकी तरफ से क्या सोल्यूशन है? एक बार सीताराम येचुरी की बात भी सुनवाते। राइट टू एजुकेशन, उसके लिए साधनों की कमी से वो लागू नहीं हो रहा है। साधनों की कोई कमी नहीं है। एक घोटाले को अगर रोक सकते हैं आप, तो हमारे देश के अंदर हर बच्चा हर बच्ची स्कूल में सरकारी खर्चे पर यूनिफॉर्म के साथ, खाने के साथ, मिड डे मील्स के साथ, किताबों के साथ वो जो है आज पढ़ता। तो हमारे मुल्क के अंदर हर बच्चा बच्ची अगर स्कूल में जाता बढ़ते हुए, दुनिया के अंदर सबसे शिक्षित पढ़े लिखी मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है। एक चीज है, आप स्किल डेवलपमेंट के लिए प्लान करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में काम करते हैं, लेकिन जब आपको रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं मिलेगा तो आप आगे के लिए क्या प्लान करेंगे? पहली बात। और दूसरी बात कि अगर रॉ मटेरियल मिल भी रहा हो तो आपके पास सिस्टम क्या है उसको आगे और बेहतर करके प्रेजेंट करना? देखिए, अभी जो है अगर 18 से 59 वर्ष के जो एज ग्रुप में देखें, जो हम वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पिछले कई सालों में 65 वर्षों में जो शिक्षा का जो स्तर था उसमें काफी कुछ परेशानियां थी, क्योंकि 50% तो हाई स्कूल से आगे जाते नहीं थे। तो अभी और उससे भी कम अगर 50% कॉलेज में नहीं जाते थे। 50% जो कॉलेज में जाते हैं अगर एक पास होते हैं
तो अभी भी उस अगर एज ग्रुप में अगर देखें तो उनमें कई किस्म के लोग हैं। एक जो पांचवी पास है, एक 8वीं पास है, 12वीं पास है, एक ग्रेजुएट है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, और ये जितने भी लोग हैं वे अपने लिए कोई रोजगार ढूंढे क्योंकि शिक्षा तो खत्म हो गई है। अब उनको कैसे कोई स्किल दे या हुनर दे जिसको आगे जाकर के इस्तेमाल करें और एक लाइवलीहुड करें। तो एनएसडीसी का जो पूरा ये फोकस है कि आज के दिन में जो स्कूल में है उनके लिए एक अलग कार्यक्रम है, जो कॉलेज में है उनके लिए एक अलग कार्यक्रम है, लेकिन जो वर्किंग एज ग्रुप में है और जो स्कूल और कॉलेज के बाहर है उन लोगों के लिए एक कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिल करके एक पीपीपी प्रोजेक्ट में करके जिसमें हर जो व्यक्ति उसके अंदर है उसका एक स्टेक हो, जो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज ग्रेजुएट हो, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट हो, वो जाकर के ज्वाइन करेगा, वो फीस भरेगा थोड़ा सा, और उसको जब नौकरी मिलेगी वो फीस को रिफंड करेगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, वो ये कि 40 से 50 हजार मोटे मोटे कॉलेज हैं हमारे देश में, लेकिन दुनिया के मैप पर आप कहां देखते हैं अपने हायर एजुकेशन को? अगर भारतवर्ष की परिस्थिति को इस समय देखा जाए तो यहाँ का जो हायर एजुकेशन है उसकी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। अगर मान लीजिए 500 यूनिवर्सिटी को देखा जाए, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है जिनका नाम है, जहाँ का रिसर्च हो रहा है, जहाँ पर के नई चीजें हो रही हैं, जहाँ पर बौद्धिक पावर बहुत काफी विकसित है, इसमें इंडिया के 4-5 भी यूनिवर्सिटी का नाम न आए अगर 100 में, तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। आज भी हमारे पास इतने यूनिवर्सिटीज हैं, आज भी हमारे पास 42,000 कॉलेजेस हैं, नंबर की कमी नहीं है, परंतु बौद्धिक स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें नहीं हो रही? क्यों हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस एक जो हैं एक ऐसी मशीन हो गई है कि दूसरे देशों की हम नकल करें क्या? क्यों हम यहाँ पर नहीं ऐसा हो पा रहा है? एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, बट कुछ कारण ऐसे हैं जिसके बारे में जो है हम लोगों को बहुत ही काफी सीरियसली सोचना पड़ेगा। जी, हमारे साथ बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र हैं जो पढ़ते हैं। आप लोगों को भी चिंता रहती होगी इस बात की कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो पता नहीं किसी काम की है या नहीं है, या फिर हमें इसके बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए आप सवाल क्या। सर मेरा सवाल ये है, सर आज की डेट में हम लोग का 80% थ्योरी चलती है और 20% प्रैक्टिकल, और जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में उसका अपोजिट है। हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम है और आज की डेट में हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत है। तो सर ये चेंजेस नहीं लाने चाहिए। एक विद्यार्थी से मिला जिसने 12वां पास किया है साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। मैंने उससे पूछा कितने प्रयोग किए, उसने कहा सब किए। फिर मैंने पूछा कोई नाम बताओ, फिर उसने कहा सब किए। तीसरी बार मैंने पूछा तो किसी दूसरे ने कहा क्यों इसको परेशान कर रहे हैं, उसने एक भी नहीं किया है और 80% पास हो गया है। देश की स्थिति यह है, इसको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। अभी जो बात आपने मुझसे पूछी थी और रह गई कि परीक्षा परिणाम पहले 45%, 50% होते थे, अब 99% होते हैं और सरकारें बोर्ड लगाकर कहती हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं उससे बहुत चिंतित हूं। अगर हर बच्चे को आप 94%, 95% देते हैं तो परिणाम क्या होता है कि 99% वाला भी कॉलेज में एडमिशन नहीं पाता है और उसके बाद सारी जिंदगी उसके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन रहता है कि मेरे नंबर इतने अच्छे थे मगर मेरा कुछ नहीं। तो ये जो नंबरों वाली दौड़ है, इस दौड़ को कम करना पड़ेगा। जो लोग शिक्षा की नीति आगे के लिए बनाएंगे, इस दौड़ को कम करना पड़ेगा और इस दौड़ को उस व्यवहारिक रूप में बदलना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार ग्रोवर से भी हमने ये सवाल पूछा कि क्यों हमारे यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को उतनी अहमियत नहीं दी जाती, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। उनका जवाब क्या था, जरा वो सुनवाते हैं। जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले 100 रैंक के अंदर हैं, वो इसेंशियली रिसर्च यूनिवर्सिटीज की हैं, जबकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर हम कहते तो हैं कि वहाँ एजुकेशन और रिसर्च दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, पर रिसर्च को वैसा सपोर्ट हमारी यूनिवर्सिटीज में और हमारे फ्रेमवर्क में वैसा है नहीं। एनके सिंह साहब, आपसे हम यहाँ पर एक कमेंट चाहते हैं। सिन्हा साहब भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे यहाँ पर एक कमेंट चाहते हैं
क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोग केवल नीतियों पर खींचतान करने से बाहर निकलकर असल में कुछ ऐसा दे पाएंगे जिससे कि हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करें? क्योंकि अब तक तो हम जो देखते या सुनते आए हैं वो सिर्फ यही रहा है कि एक सरकार एक पॉलिसी लाती है, दूसरी कहती है कि ये इसको हरे रंग में रंग रहे हैं, पहली कहती है कि इन्होंने भगवा में रंगने की कोशिश की थी। मैं इस विचार से सहमत हूं कि केवल इलेक्शन के टाइम में वादा करना भी इससे काम नहीं चलेगा। समय ऐसा आ गया है कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल करना है और हमारे सामने जो समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें जब तक शिक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण प्राथमिकता नहीं होगी तब तक हम लोग इस वर्तमान उलझन है, वर्तमान जो आर्थिक प्रगति है उसमें हम लोग निश्चित योगदान नहीं हो पाएंगे। जो हम लोगों की ग्रोथ रेट में धीमापन आया है जी 9% से गिरकर वर्तमान ग्रोथ रेट 4% पे आया है। इसके लिए अमर्त्य सेन साहब अपने जो नया पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया था कुछ दिन पूर्व ही 2-3 महीने पूर्व, जिसे कहते हैं इंडिया एंड अनसर्टन ग्लोरी, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो यह है कि शिक्षा के ऊपर जो प्राथमिकता देना चाहिए था उस देने में हम लोग नाकाम रहे हैं और जो प्लानर्स हैं, जो सरकार है, उसको अपनी जो वर्तमान प्रणाली है उसमें एक निश्चित मोड़ लाना पड़ेगा। तभी भारत में जो आर्थिक विकास हो रही है उसे हम लोग एक सर्टेन ग्लोरी मान सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। इंडिया का एजेंडा अभी जारी। जब तक समाज में हम जो प्रोफेशनल हैं, जो स्किल्ड लोगों हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनको सोसाइटी में एक दर्जा नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनके सिंह साहब, आपसे हम यहाँ पर एक कमेंट चाहते हैं। चुनाव साहब भी कुछ कह रहे हैं लेकिन उसके पहले हम आपसे यहाँ पर एक कमेंट चाहते हैं। हमारी जो आज की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसे कहते हैं, वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दुनिया के तुलनात्मक तो कम है ही, और जो इमर्जिंग मार्केट्स है जैसे चाइना आपने ली, चाइना के तुलनात्मक हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो एक शर्मजनक है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो लक्ष्य है 12वीं पंचवर्षीय योजना को, वो 25% तो शायद हम लोग हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन 20% की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हासिल करने के लिए लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 1 लाख नए कॉलेजों का सृजन करना पड़ेगा। क्या हम लोग इस लायक हैं कि 1 लाख नए कॉलेज का सृजन हो सके? और अगर हो जाए तो इनमें फैकल्टी कहाँ से लाएंगे? आप जो वर्तमान सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जिसे कहते हैं, आप IIT, IIM का मैं पार्लियामेंट्री HRD के स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य था 4 साल तक। ये जानकर के मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि IIT अहमदाबाद, IIT बैंगलोर या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस में जो फैकल्टी की डेफिशिएंसी है, जो फैकल्टी की कमी है, 20% से 25% जो पद हैं वो रिक्त हैं, बहुत दिनों से रिक्त हैं। लोग क्यों नहीं आकर्षित होना चाहते हैं IIT, IIM में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बनारस यूनिवर्सिटी में? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। डॉक्टर प्रीतम सिंह, एक बात जो एनके सिंह साहब ने अभी छोड़ी, उस पर मैं आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं। आखिर वजह क्या है? लोग पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, तनख्वाहें भी अब तो अच्छी मिलती है टीचिंग में, फिर भी लोग पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? ये आपका जो सवाल है कि अच्छे लोग जो हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक समय ऐसा था कि केवल IAS का जॉब हुआ करता था, बैंकिंग का जॉब हुआ करता था, तीसरा जॉब टीचिंग का हुआ करता था। आज के युग में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है काफी बढ़ गई हैं, काफी इंडस्ट्री चली गए हैं, काफी कंपनियां आ गई हैं। तो ऐसी अवस्था में हर एक आदमी सोचता है, एक ग्रीनर पास्चर को देखता है कि पास करते समय उसको पैसा कहाँ मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इंडस्ट्री में B.Tech करने के बाद अगर मान लीजिए 7 लाख रुपए मिलता है, 8 लाख रुपए मिलता है, तो आदमी रिसर्च में आएगा क्यों, टीचिंग में क्यों आएगा? तो अच्छे लोग जहाँ हैं वो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, अच्छे लोग इंडस्ट्री में चले जा रहे हैं। तो जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, इंडस्ट्री में नहीं मिलती है, कहीं नौकरी मिलती है, आजकल वो आना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं।
जी, आप कह रहे हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो पढ़ाना चाहते हैं, हम तो सोचते हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन पाना चाहते हैं कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ रिएक्शन लें। उसके पहले राजपूत साहब ये बात जो कह रहे हैं, मैं दोनों से आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा कि जिसको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जिसको लगता है कि सारे अब चांस चले गए, तो वो सोचता है कि फाइनली मैं पढ़ा लूं। क्या वाकई ऐसा है? और क्या फिर ऐसी सोच से आने वाले क्या किसी हमें बड़े बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं जैसे हम उम्मीद करते हैं? देखिए, मुझसे एक बार एक सवाल पूछा गया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है, चरमरा रही है लेकिन चलती जा रही है, क्यों चलती जा रही है? भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो अध्यापन में मानते हैं कि वो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो हमारी परंपरागत मूल्य हैं अध्यापन के, वो उनके मन में है। ऐसे लोग विश्वविद्यालयों में भी हैं, स्कूलों में भी हैं, प्राइमरी स्कूलों में भी हैं। ऐसे लोग ही लोगों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा में आने के लिए। हाँ, अगर हमें कहीं भर काम हम बच्चे को नहीं दे पाते हैं और वो अपना कोई उद्योग नहीं कर सकता, उद्यम नहीं कर सकता, तो वो कहता है कि मैं अध्यापन में चला जाता हूँ। दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत के गांव में अभी भी अध्यापन का जो कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अगर आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आपने मास कम्युनिकेशन करा, उसके पीछे ना एक बड़ी गहरी सोच है। और इस सोच में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपका जो मेक ओवर चाहिए। तो क्या मेक ओवर चाहिए? ये मेक ओवर चाहिए क्योंकि आज के जो पेरेंट्स हैं और जो अक्सर बच्चे हैं वो पहले सोचते हैं, आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा कि भाई लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर, नहीं मिला तो कॉलेज डिग्री, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक लड़का क्वालिफाइड आपके जैसे अच्छा एंकर बन सकता है, लेकिन वो सोचेगा नहीं कि मुझे मास कम्युनिकेशन जाएगा। जैसे वो पिक्चर में वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, वो ये नहीं कि मैं फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करूंगा। तो जब तक समाज में हम जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड लोगों हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनको सोसाइटी में एक दर्जा नहीं देते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, जब तक हम अपने आप ये नहीं करते तो कुछ भी सरकार कुछ भी कर ले, ग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम बच्चों से पूछते हैं यहाँ पर एक बात, आप बताइए अपने अपने घर के अनुभव। आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए। 10th क्लास में मार्क्स आए थे, हमने बोला हमें कॉमर्स पढ़ना है, हमें टीचर बनना था अकाउंट्स का, तो हमने बोला हमें कॉमर्स पढ़ना, बट पापा ने बोला नहीं आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि बगल वाले जो लोग हैं उनके बेटा बेटी साइंस पढ़ रहे हैं, वो कल को डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आप टीचर बन के क्या करेंगे? मैंने सर 10th पास किया तो मैंने पापा से बोला मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। बोले नहीं बेटा पढ़ ले, थोड़ा वो ठीक रहेगा तेरे लिए और जाके कुछ अच्छा काम कर ले। इंटरमीडिएट में उन्होंने एडमिशन करा दिया, मैं फेल हो गया इंटर में। इसके बाद मैंने जानबूझ के उनसे कहा कि मैं फेल हो गया, पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहा, क्रिकेटर बनना है तो थोड़ा आप कर दीजिएगा। उन्होंने मेरा एक अच्छे अकेडमी में एडमिशन करा दिया। 4 महीने तब हुए जब मेरा हाथ टूट गया। फाइनली मुझे उनका ही मन का करना पड़ा और मैं पढ़ाई में वापस आ गया। सर मैंने इस साल ही 12th कंप्लीट करी और मेरे फैमिली में था कि सारे इंजीनियर्स थे और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को मास कॉम करना है और उनने मेरा एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा भी दिया कि आप नहीं आप इसमें फॉर्म लेके पढ़ा था कि इसमें एडमिशन लेना है, इसमें ले लो। मैं जैसे ऐसे करके नहीं मैं इसमें जाऊंगा। अब आजकल मैं आता जाता रहता हूँ, लेट आता हूँ, कभी कहता हूँ शूट पे हूँ, ये कर रहा हूँ तो कहते क्या घटिया फील्ड में चले गए तुम, बस कहते तुम यही करते रहे, पूरा दिन घूमते रहे, पढ़ाई लिखाई इसी तरह नाता टूट गया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि असल में हम एक बड़े बंधे हुए दायरे में चलते हैं और उससे बाहर निकलने की हिम्मत हमारी हो नहीं पा रही है। वो पिछले 15 साल में पहले हमें अच्छा लगता था कि बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, आज लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बने, लेकिन बनाना इंजीनियरिंग चाहते हैं। अच्छे माता पिता होना बहुत बड़ी बात है और ये शिक्षा में इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट पब्लिक एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन में ये भी बड़ा हिस्सा है कि आप बच्चों का जीवन संवार सकते हैं, मगर बच्चों से अपेक्षा मत करिए कि वो आपका जीवन जिए। मैं अगर इंजीनियर नहीं बन सका तो मेरा बेटा जरूर बने, मेरे पड़ोसी का वो बना हुआ है तो बने। ये अगर उनको अच्छे ढंग से समझा दिया जाए कि आपका बच्चा अगर म्यूजिक में जाना चाहता है तो जाने दीजिए। हमारे यहाँ जो टैलेंट का विकास है वो नहीं हो पा रहा है और ये सचमुच बड़ी, आपने जो बात पूछी है उससे जो निकल कर आया है कि हम माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, माता पिता हमें प्यार करते हैं, मगर इस प्यार में वो जो समझ की बात आती है, जो एक विश्लेषण की बात आती है, वो कहीं न कहीं खो जाती है।
पहले हमने समाजवादी पार्टी के नेता, युवा नेता हैं अभिषेक मिश्रा, उनसे भी इसको लेकर एक सवाल पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो भी सुनवाते हैं। शिक्षा को एक फोकल पॉइंट बनाना पड़ेगा अपने व्यवस्था में, अपने समाज में। जब अच्छे बच्चे टीचर बनने को तैयार होंगे, जब अच्छे बच्चे जो काम कर रहे हैं वो टीचिंग में जाएंगे और टीचिंग में ठीक से टीचिंग करेंगे, तब वो जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमको इसको एट ए सोसाइटल लेवल भी टैकल करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की इश्यू नहीं है इसमें। क्या ये सिर्फ वाकई एजुकेशन ऑफ रिसोर्स का इश्यू नहीं है, आपको लगता है, जैसा अभिषेक कह रहे हैं, या फिर आप कुछ और इश्यूज साथ में देख पाते हैं जिनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो समय के साथ बदला नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे फोकस जो है इंफॉर्मेशन देना। अब इन बच्चों के साथ में हाथ में इंफॉर्मेशन होता है, वो 1 मिनट में गूगल में सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन बता देंगे। ये नहीं चाहते कि इंफॉर्मेशन दो। जो बच्चे आज चाहते हैं और जो समाज चाहता है और जो इंडस्ट्री चाहती है, वो उनके ऊपर थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, और जो वो असर का रिपोर्ट जो रेफर किया था उसमें ये जो है ये एक तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने भी पॉइंट रेज किया था कि एग्जामिनेशन सिस्टम में अगर आप वो आंसर देंगे, वो सही आंसर होगा, आपको 99% मिलेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिलेगा। तो जो पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से लर्निंग बाय रोट और रिप्रोडक्शन का हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का एजेंडा, जारी रहेगा ब्रेक के बाद। अधिकांश विश्वविद्यालय जो प्राइवेट सेक्टर ने खोले हैं उनको लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे एक तरह से इंटरप्राइजेज हैं जहां पर यह सोचकर किया गया है कि लाभ कितना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया का एजेंडा आप देख रहे हैं। इस हफ्ते हमने इंडिया के एजेंडे में पूरे सप्ताह बात की है देश की शिक्षा व्यवस्था पर, और देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे हो इसका समाधान तलाशने की दिशा में। डॉक्टर प्रीतम सिंह, बहुत जल्दी से 3 समाधान हम आपसे चाहेंगे इस पूरी चर्चा के बाद। Number 1, government, the whole country should focus more about the quality and less about the quantity. That is number 1. Number 2, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी ये सारे लोगों को पुलिस का रोल कम करके, कंट्रोलर का रोल कम करके एक डेवलपर और इनेबलर का और बिल्डर का रोल प्ले करना चाहिए। थर्ड वन, कहीं न कहीं हम लोगों को अच्छे आदमियों को, जो मेधावी लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको एक एकेडमिक वर्ल्ड में कैसे ले आया जाए, उसके लिए हमने ऑलरेडी बताया है एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंट्रोड्यूस 50,000 स्कॉलरशिप्स इन ऑल दैट, एंड उसका पर मंथ जो होना चाहिए कम से कम 50,000 होना चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप देना चाहिए। सीपीआईएम की नेता है सुभाषी नेली, उनसे भी हमने बात की, उनसे हमने पूछा वो क्या कहती हैं, उनका कमेंट भी सुनिए। ये जो प्राइमरी स्कूल देहातों में है वहाँ कुछ हद तक मुफ्त शिक्षा है, लेकिन अगर आप शहरों में जाएं तो एक तो ज्यादातर भारत में बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ सरकारी स्कूल्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो ऐसी हालत में है कि कोई अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता। तो शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, और ये जो निजीकरण की नीति शिक्षा में अपनाई जा रही है, इसका तो नाशकारी असर पड़ने जा रहा है। वो कह रहे हैं निजीकरण का विनाशकारी असर पड़ने जा रहा है। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात यहाँ छोड़ी थी राजपूत साहब कि क्या निजीकरण एक रास्ता हो सकता है, या देश के जो बड़े उद्योग घराने हैं उनको आपको अब बताना चाहिए कि आपकी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अगर कल को बेहतर स्किल चाहते हैं तो आपको बेहतर शिक्षा के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आज क्या ये एक समाधान होगा? सरकार का उत्तरदायित्व संविधान में दिया हुआ है कि कक्षा 8 तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था हर बच्चे के लिए करे। तो क्वांटिटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा क्वांटिटी को छोड़ नहीं सकते, वो तो आवश्यक है, नेसेसरी है। हाँ, उसके साथ क्वालिटी को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 6% का भी सरकार से उम्मीद कर लेंगे मिल जाएगा, तब भी हम सारी शिक्षा व्यवस्था का दायित्व तो उस पैसे से नहीं चल सकता। इसलिए कहीं न कहीं से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा और शिक्षा में प्राइवेट एंटरप्राइज को लाना होगा।
अधिकांश विश्वविद्यालय जो प्राइवेट सेक्टर ने खोले हैं उनको लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे एक तरह से इंटरप्राइजेज हैं जहां पर यह सोचकर किया गया है कि लाभ कितना होगा। आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दोनों चीजें आ रही हैं। लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम कमाई कर सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर मैं सुहाजनी अली के शब्दों से सहमत हूँ कि इसका दुष्परिणाम ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका अच्छा परिणाम हमें कम दिखाई दे रहा है। रेगुलेशन का काम सरकार को करना पड़ेगा। सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका कार्य प्रणाली जितनी अच्छी होगी, उसके अंतर्गत अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनको आने देना चाहिए। उनका आना आवश्यक है, क्योंकि जो संख्या हमें उस शिक्षा में चाहिए वो सरकार के बस का नहीं है, ये बात मानी हुई है। दूसरा, जो सरकार के अपने विश्वविद्यालय हैं वे तो ठीक से चले। अभी डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा, मैं ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जानता हूं जहां 50 से 60% स्थानिक थे। पटना विश्वविद्यालय, फिर बिहार की बात आ गई, 30% से अधिक अध्यापक विश्वविद्यालय में नहीं है। कि नामी विश्वविद्यालय था अपने समय का, 30% से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गुणवत्ता बढ़ेगी? ये सरकार की कमी है, ये सरकार की जिम्मेदारी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। शिक्षा में जो देश अपनी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेगा, नंबर 1, नंबर 2, जो अनुभव से लाभ नहीं उठाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिलीप सुनाए, आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन, आपको क्या लगता है? देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कोई मेरे ख्याल कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, इसमें देखना चाहिए। ये डिलीवरी कौन करेगा उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रॉब्लम है, जैसे राजपूत साहब ने कहा था, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। वो अलग टीचर नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने बात की थी ना, कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर मुनाफा करेगा, वो क्वालिटी नहीं डिलीवर करेगा। और जो एनजीओ सेक्टर जो एजुकेशन स्पेस में आए वो स्केल नहीं कर सकता। जो भारत की जो अभी देश की जो जरूरत है वो एक बड़े पैमाने, जैसे सीताराम येचुरी साहब ने कहा था और पहले भी एनके सिंह ने कहा था कि हमें एक सिस्टम एक्सपैंड करना चाहिए, हमें सिस्टम में क्वालिटी लाना चाहिए। तो इसमें एक नई किस्म की पार्टनरशिप की जरूरत है, और वो हम कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। उसमें रेगुलेटरी चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम करे और किसी द्वारा डिलीवर करे। वो डिलीवरी आम गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सुनाए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश राजपूत आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब और प्रीतम सिंह साहब का भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो नीति बनाने वाले हैं, जो देश का भविष्य कम से कम कागजों पर तय करने वाले हैं, उन तक ये समाधान, ये सारी बातें पहुंचेंगी और लोकतंत्र के मेकओवर की दिशा में शिक्षा, जो कि एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, उसकी बेहतरी के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। तो भारत भाग्य विधाता में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। समझ और चरित्र ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। कल हमने आपसे पूछा था, भारत में कुल कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए 154। जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं ऋषिकेश सिंह मध्य प्रदेश, धर्मराज अतोदरिया वडोदरा और हेमंत जेठा भोपाल।